तो फ्रेंड्स, अपना पहला टेक्निकल सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ यूरोपियन वेट। बेसिक, जैसे अभी एसवी सर ने बताया कि हम थोड़ा बेसिक पे अभी फोकस करेंगे। इसके अंदर हम ये लेके चलेंगे कि यूरोपियन वेट काम कैसे करता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस क्या है, असेसमेंट क्या है, कैसे होती है वहाँ पर, एडजुडिकेशन वगैरह। और अगर मेरे को टाइम मिला तो कुछ डेफिनेशंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मेरी पीपीटी के अंदर सारी डेफिनेशंस हैं, वो आपको मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगा कि दिल्ली जीएसटी प्रोफेशनल ग्रुप हमेशा से हर काम में आगे रहा है। चाहे वो मूट ट्रिब्यूनल हो, उसके बाद काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ग्रुप्स ने मूट ट्रिब्यूनल को फॉलो किया। हम लेबर कोड को लेकर आए और आज हम यूरोपियन वेट और गल्फ वेट को लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि वाई शुड वी लर्न यूरोपियन वेट। क्या ज़रूरत क्या है हमें करने की, इससे हमें बेनिफिट है क्या। तो आज क्या है कि डिजिटाइजेशन का ज़माना है, मॉडर्न ईरा है। आइए सर, आइए इधर आइए प्लीज। आइए सर, वेलकम। मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी 10 फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन किया है, तो काफ़ी सारी कंपनीज भी यहाँ पर आ रही हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चर सेक्टर से हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर की हो। तो उन सभी को जब यहाँ पर ऑफिस खोलने हैं या यहाँ वालों को यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कोई ऑफिस खोलना है या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उनको वहाँ के सिस्टम को समझना पड़ेगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। तो जो भी वहाँ पे कंप्लायंस हैं वो उनको वहाँ पर पूरे करने पड़ेंगे। अगर वो वहाँ के किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली दिक्कत आती है कम्युनिकेशन की, कि काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखो तो हमारे में 12 घंटे का फर्क होता है। तो एक तो कम्युनिकेशन की, फिर लैंग्वेज बैरियर भी कई बार होता है। और सबसे ज़्यादा मेन जो दिक्कत आती है वो होती है आपकी कॉस्ट की। वहाँ के जो प्रोफेशनल कॉस्ट है वो थोड़ा महंगी पड़ती है। तो अगर आपके अपने क्लाइंट्स कोई ऑफिस वहाँ पर खोलते हैं और आपसे अगर वो मदद मांगते हैं, तो जब तक आपको यूरोपियन वेट के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उनको कैसे गाइड कर पाएंगे। तो इन सभी नीड्स को देखते हुए हम लोगों को यूरोपियन वेट पढ़ना चाहिए। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे जीएसटी भी हमने स्टार्ट में काफ़ी मुश्किल था, जीएसटी को भी पढ़ा, इनकम टैक्स भी पढ़ा था, वेट भी पढ़ा था। अगर आप धीरे धीरे इसको भी पढ़ेंगे तो इसमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं है कि हम इसको पढ़ नहीं सकते या इसके सिस्टम को हम समझ नहीं सकते। तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे आपको इस सारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कितनी कंट्रीज को जोड़ के यूरोपियन वेट सिस्टम बनता है। 27 कंट्रीज यूरोपियन वेट सिस्टम की मेंबर्स हैं, जिनको हम मेंबर स्टेट्स बोलते हैं। 27 कंट्रीज मिलकर जो वेट सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं, वो एक कॉमन वेट सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं। कहने में ये जरूर कॉमन वेट सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉमन वेट सिस्टम होने के बावजूद भी काफ़ी सारी डिफरेंसेस इनके अंदर हैं। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले वेट रेट्स, हर कंट्री में वेट रेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। 17% से लेकर 27% तक के जो वेरिएशन है वेट रेट्स के अंदर वो रहता है। 17% अगर हम देखें तो कम से कम 17% लग्जमबर्ग में है और 27% सबसे ज़्यादा वेट रेट जो है वो हंगरी के अंदर है। The total VAT collected by member state is used as part of the calculation to determine the each state contribution to the European budget. तो जितना भी लोग वैट इकट्ठा करते हैं तो वो जो उनकी कलेक्शन होती है वो यूरोपियन सिस्टम का जो पूरा बजट बनता है उसके अंदर उनका एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि इस कंट्री ने इतना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर किया है। सेकंड, जैसे हमारा जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है। जिस स्टेट में हम माल बेचते हैं उसका जैसे आईजीएसटी लगेगा। अगर हम विद इन द स्टेट अगर हम सेल कर रहे हैं तो
सी और एस लगता है। सेम उनका भी सिस्टम डेस्टिनेशन बेस पे है, जिस कंट्री में अगर आप माल भेज रहे हो उसका उस हिसाब से वहां पे वो टैक्स लगता है, डेस्टिनेशन बेस वो टैक्स है वहां पे। हाउ द यूरोपियन वैट सिस्टम वर्क्स, बेसिक कंसेप्ट में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि वर्किंग क्या है इसकी। हमारे यहाँ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी एक्ट, जीएसटी रूल्स, उनके यहाँ पे यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव्स चलती है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी कंप्लायंस सिस्टम के बारे में बताया गया है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग से हो, असेसमेंट का हो, सब कुछ उनकी डायरेक्टिव्स के अंदर मेंशन किया गया है। कॉमन वैट सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स, मैंने आपको बताया है कि कॉमन मेथड वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे डिफरेंसेस भी हैं। यूरोपियन ये डेस्टिनेशन बेस भी मैंने आपको बता दिया कि द टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इन विच द कंज्यूमर हु बाइज द प्रोडक्ट रिजाइड्स। तो जहां पर भी वो रहता है, जिस कंट्री में आप माल भेज रहे हो, उस कंट्री की गवर्नमेंट को वो टैक्स जाएगा। बिजनेसेस सेलिंग ए प्रोडक्ट चार्ज द वैट एंड कस्टमर पेज इट। जब आप B2B सेलिंग करते हो तो उसको वहां पर इनपुट टैक्स बोलते हैं, और अगर आप B2C करते हो तो वहां पर आउटपुट टैक्स की उसको नाम दिया गया है। तो ये उनका थोड़ा सा सिस्टम है। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो वैट कैलकुलेट होता है, वो जितना भी आपका प्राइस होता है, जो सेल का प्राइस होता है, उसके ऊपर वैट लगता है एट द रेट एप्लीकेबल। जिस रेट, जो रेट होता है, चाहे 17% है, 20% है, 27% है, जो भी वहां का रेट है, ऑन सच गुड्स और सर्विसेज, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो या सर्विसेज को आप प्रोवाइड कर रहे हो, शैल बी चार्जेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ वैट बोर्न डायरेक्टली बाय द कॉस्ट। तो जो भी आपकी कॉस्ट होगी, जैसे हमारे यहाँ पर भी इनपुट क्रेडिट मिलता है, तो वहां पर भी इनपुट क्रेडिट की वो प्रोसीजर वहां पर है। ए वैल्यू एडिड टैक्स कलेक्टेड एट ईच स्टेज इन द सप्लाई चेन इज रेमिटेड टू द टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द मेंबर स्टेट। जिस कंट्री के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है, उस कंट्री को आप वैट पे करते हो। 27 कंट्रियों से मिलकर अगर वो बना है, तो आपको, ये आगे हम रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे कि जहां जहां आपको सेल करनी है, जहां जहां आपको ऑफिस खोलना है, वहां उस 27 कंट्री के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। तो जिस कंट्री से आप सेल करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस कंट्री को आप वहां पर वैट वहां पर पे करेंगे। A value added tax system at each stage is supply chain and is remitted हो गया। The common system VAT shall be applied up to and including the retail trade। Means शुरू से लेके रिटेल ट्रेड तक, जब तक कंज्यूमर के पास माल जाता है, तब तक वो चेन है उनकी। जैसे हमारे यहाँ पर भी है कि मैंने 100 रुपए का माल बेचा, 100 रुपए पे टैक्स लगा दिया, आपने 110 का बेचा, 110 पे वैट लगाया, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने के बाद आपने डिफरेंस को पे कर दिया। थर्ड पर्सन ने उसको जितने का बेचा उसके ऊपर वो टैक्स लगाएगा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद वो अपना टैक्स पे कर देगा। द सेम सिस्टम इन यूरोपियन वैट के अंदर भी एप्लीकेबल है। एक कॉन्सेप्ट आती है इंट्रा कम्युनिटी एंड इंटर कम्युनिटी की। इंट्रा कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी की आप अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो सिंपल सी आप लैंग्वेज यहाँ समझ सकते हो, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। अगर हम विद इन द स्टेट जीएसटी लगाते हैं तो दैट इज विद इन द स्टेट, अगर हम सेल करते हैं तो क्या होता है इंट्रा स्टेट, और अगर हम आउट ऑफ द स्टेट करते हैं तो इंटर स्टेट। इंट्रा कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी कॉन्सेप्ट कैसे है कि अगर 27 कंट्री के अंदर अगर आप गुड्स सेल करते हो या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, तो होगी इंट्रा कम्युनिटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्योंकि 27 कंट्रीज का जो कॉमन वैट सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के स्टेट के अंदर अगर आप सेल करते हो तो वो इंट्रा स्टेट मानी जाएगी। इंट्रा कम्युनिटी, यहां पर इंट्रा स्टेट बोलते हैं, वहां इंट्रा कम्युनिटी मानते हैं। और इंटर कम्युनिटी क्या होगी? इंटर कम्युनिटी ट्रांजैक्शन, अगर आप 27 कंट्री के अलावा किसी 28वीं कंट्री में उनके वहां पर कोई गुड्स सप्लाई करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, दैट ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड इंटर कम्युनिटी ट्रांजैक्शन। तो बेसिक सच है इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटर कम्युनिटी, इंट्रा कम्युनिटी। नो वी विल कम टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर कोई बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं,
तो आपको सबसे पहले वहां पर एक वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। हमारे यहां पर भी अगर आप की सेल करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन कराना है। यहाँ पे जीएसटीएन बोलते हैं, वहां पर वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको वहां पे लेना है। थ्रेशोल्ड लिमिट की बात आगे आगे अगली स्लाइड में करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पर भी है, यहां पर भी है। तो अगर आप देखेंगे तो काफी सारी जो कंसेप्ट्स हैं, काफी सारी जो प्रोविजंस हैं, वो सिमिलर आपको लगेंगी। बिना वैट आइडेंटिफिकेशन के आप वहां पर कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल्स, ए बिजनेस और ए इंडिविजुअल मस्ट रजिस्टर फॉर वैट इन ए कंट्री वेयर कैरिंग आउट सर्टेन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। तो किस कंट्री में आपको लेना है? जिस कंट्री में आप अपना बिजनेस खोल के वहां से आप सप्लाई कर रहे हैं, उसी कंट्री के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप 27 कंट्री से सप्लाई करते हैं तो आपको 27 जगह आपको जीएसटी नंबर लेने हैं। और सिमिलरली आपको इंडिया के अंदर भी अगर आप हर स्टेट से सप्लाई करते हैं तो आपको हर स्टेट के अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना है। सिमिलरली आपको वहां पर भी आपको 27 कंट्री के अंदर अगर आप सेल कर रहे हैं तो 27 कंट्री के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन आपको लेना है। नॉन टैक्सेबल पर्सन हु डू नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी और डील्स ओनली इन एग्जेम्प्टेड गुड्स, दे नीड नॉट टू गेट एनी रजिस्ट्रेशन। उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कोई अपनी पर्सनल कार बेच दी, सेल तो मैंने की है लेकिन मैंने अपनी पर्सनल कार बेची है, तो उसके लिए मुझे वहां पर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वेयर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि जिस स्टेट में आपको, जिस कंट्री के अंदर आपको सप्लाई करनी है, उस कंट्री में आपको वैट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, वहां पे वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है। ही आल्सो नीड टू रजिस्टर फॉर वैट इन एनी कंट्री वेयर ही हैज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और वेयर ही हैज बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जहां जहां उसको सप्लाई करनी है, जहां जहां वो ऑफिस खोलेगा, वहां वहां उसको अपना नंबर लेना है। इफ यू आर बेस्ड आउटसाइड द यूरोपियन कंट्री, अब ये तो बात होगी जो 27 कंट्री का मेंबर है, वो जहां जहां बिजनेस करेगा वहां वहां उसको नंबर लेना है। अब सपोज करो आई बिलोंग टू इंडिया, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन कंट्री, आई वांट टू ओपन ऑफिस इन द यूरोपियन कंट्री, तो मुझे वहां पर नंबर लेना है। लेकिन अगर मैं वहां से सप्लाई नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ वहां पे एक स्टोर खोलना है, वेयर हाउस खोलना है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? द आंसर इज यस। If a non-European Union member who wants to open a warehouse in that European country, he needs to apply for the VAT identification number. Otherwise, he cannot open any warehouse, any godown, any store. कुछ भी किसी भी तरीके का वहां पे वो स्टोर वो वहां पे नहीं खोल सकता। The procedure to get registration सारा का सारा ऑनलाइन है, यहां पर भी ऑनलाइन है। यहां तो जाओ, आपको मालूम है कि कैसे रजिस्ट्रेशन मिलता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब लाइव है तो, लेकिन वहाँ पर सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कीजिएगा, आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, यू विल गेट द वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसी कोई वहाँ पर हर्डल टाइप नहीं है। एक स्कीम आती है OSS, दिस इज कॉल्ड वन शॉप स्टॉप। ये किसके लिए है और ये क्या स्कीम है? अगर कोई बिजनेसमैन वहां पर सिर्फ B2C ट्रांजैक्शंस कर रहा है, या जैसे हम Amazon के थ्रू सेल कर रहे हैं और ओनली B2C कर रहे हैं, तो उसको ई-कॉमर्स एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसको पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सारा करने की जरूरत नहीं है। वो एक वन शॉप स्टॉप स्कीम है उनकी, वहां उसमें जा सकता है, उसके तहत वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो B2B सेल नहीं कर सकता, और उसको कोई मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी है, उसको कोई क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करनी, उसको साल की एक ही रिटर्न फाइल करनी है, और जिस कंट्री में उसने नंबर लिया है उस कंट्री में उसको टैक्स पे करना है। तो दिस इज कॉल्ड वन शॉप स्टॉप स्कीम, एक सिंप्लीफाइड स्कीम है जो B2C ट्रांजैक्शन Amazon ई-कॉमर्स वालों के लिए यह स्कीम है बेसिकली। तो सबके लिए स्कीम नहीं है, B2B ट्रांजैक्शन वालों के लिए स्कीम नहीं है।
जस्ट लाइक कॉम्पोजिशन। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की। थ्रेशोल्ड लिमिट कॉमन वैट सिस्टम अडॉप्शन के बावजूद भी वहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट हर कंट्री 27 कंट्री की अलग अलग है। क्यों है? वो कुछ कंट्री छोटी हैं, कुछ कंट्री बड़ी हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट भी रखी हुई है। किसी भी कंट्री की थ्रेशोल्ड लिमिट पहले उसकी अपनी करेंसी में देखी जाएगी, उसके बाद उसको यूरो में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज 6700 एंड मैक्सिमम है 85,000। 1 लाख यूरो से ज्यादा उनकी, जैसे हमारे यहाँ 40 लाख है तो उनकी 1 लाख यूरो से ज्यादा थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं हो सकती। एट दैट पॉइंट 85,000 इज द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट। उसके बाद उसको उनको वैट रजिस्ट्रेशन वहां पर लेना ही लेना है। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर वैट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जैसे स्पेन, हंगरी एंड ग्रीस। इन कंट्री में अगर आप 1 रुपए की भी सेल करते हो तो यू विल हैव टू गेट वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अदरवाइज आप वहां पर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। नो वी कम टू, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपको अब रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने के लिए अगर हम जीएसटी में देखें तो बेसिक हमारे पास कितनी रिटर्न्स हैं? 2, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। they have the same 2 returns, recapitulative statements and return. Recapitulative statement is just like GSTR 1 where you have to file all the details of your supply, whether it is B2B or whether it is B2C, whether it is e-commerce sale, and क्या क्या ingredients उसके अंदर आपको डालने हैं। आपको सभी के सभी सेल की वैल्यू, बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, बायर का HSN कोड, ईच एंड एवरी आइटम जो आप जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर फाइल करते हैं, आपको रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट के अंदर वो फाइल करनी है। और उसको कब फाइल करना है, कितना पीरियड मिलेगा, वो मैं अगली स्लाइड में चलेंगे। दूसरी उनकी आती है, तो पहले रिकैपिचुलेटिव को ही कर लेते हैं। एवरी बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर वैट मस्ट सबमिट ए रिटर्न समरी रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स, तो मैंने आपको वैसे बेसिक तो बता ही दिया कि क्या क्या आएगा। वैल्यू ऑफ द गुड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द बायर, वैट रजिस्टर्ड कॉमन सर्विसेज अदर देन एग्जम्प्ट सर्विस, अगर एग्जम्प्ट सर्विस भी है वो भी आपको डालनी है, अदर देन एग्जम्प्ट सर्विस उसकी भी आपको डिटेल डालनी है। अगर आपको 27 कंट्री के अंदर सेल की है तो 27 की 27 कंट्री की सेल आपको इसमें डालनी है। आपको 27 कंट्री के अलावा आपने बाहर कोई सेल की है उसकी भी डिटेल आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है सेल से रिलेटेड या सप्लाई से रिलेटेड, सेल्स में वर्ड नया यूज करके सप्लाई यूज करेंगे क्योंकि सर्विस में भी ये लगता है, तो सप्लाई पे जो भी जिस भी तरीके की आपकी सप्लाई है, चाहे वो विद इन द मेंबर स्टेट्स है या आउटसाइड द मेंबर स्टेट्स है, टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड है, ई कॉमर्स है, you will have to fill all the details in the recapitulative statements just like the GSTR 1. There is only one statement for all the countries or different? आपको जब अगर आपको जहां पर रजिस्ट्रेशन लेना है वहां से आपको ये फाइल करनी है। अगर आपने 27 कंट्री में, आप 27 कंट्री से अगर आप सेल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन भी 27 जगह लेना है, तो वहां पे 27 के 27 आपको एक सिर्फ आपको वहां उस केस में फाइल करनी है अगर आप OSS स्कीम में जाते हैं। अदरवाइज आपको अगर 27 जगह आपका रजिस्ट्रेशन है तो 27 जगह ही आपको ये रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट फाइल करनी है। हाँ, उसमें आपको विद इन द उसमें कम्युनिटी करना है, B2C सेल करनी है। अब जहां पर आपका परमानेंट बिजनेस है वहां पर आप OS स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपको वहीं बैठ के 27 कंट्री की एक रिटर्न फाइल कर देनी है। और सबसे उसमें एक बेनिफिट और है कि आपको एक ही रिटर्न फाइल करनी है पूरे साल के अंदर। आपको मंथली, क्वार्टरली या कोई बाई मंथली रिटर्न फाइल करने की वहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन इंटर ओनली 27 कंट्री के अंदर इंट्रा कम्युनिटी ओनली 27 कंट्री के अंदर वो कर सकते हो। पीरियोडिसिटी ऑफ फाइलिंग ऑफ रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट्स, अब कब कब फाइल करनी है और कितना पीरियड मिलेगा कि आपका एक मंथ खत्म हो गया या क्वार्टर खत्म हो गया, कितने पीरियड के बाद आप कर सकते हो। द रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट शैल बी ड्रॉन अप फॉर ईच कैलेंडर मंथ, हर महीने की आपको वो
फाइल करनी है विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। मीन्स अगर आपको जनवरी की फाइल करनी है तो आपको 28 फरवरी तक फाइल करनी है, फरवरी की फाइल करनी है तो आपको 31 मार्च तक फाइल करनी है, तो आपको 1 महीने का वहाँ पे, यहाँ पे हमारे हमें शायद 15-11 दिन 10 दिन का टाइम मिलता है, तो वहाँ पर आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। हाउएवर मेंबर स्टेट में चूज द डिफरेंट पीरियड। ये नहीं है कि 27 कंट्री की सिमिलर ले कि आपको हर वहाँ पर महीने में फाइल करनी है या 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। कई कंट्री जो भी आपको ये ऑप्शन दे देते हैं कि आप 2 महीने की इकट्ठी रिटर्न फाइल कर लो। कई जगह क्वार्टरली भी है कि आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। हमारे यहाँ तो ये है ना कि 1.5 करोड़ से नीचे शायद क्वार्टरली है और 1.5 करोड़ से ऊपर मंथली है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ है कि हर कंट्री के हिसाब से है। किसी कंट्री ने मंथली कर रखी है, किसी कंट्री ने 2 महीने की भी कर रखी है और किसी के कंट्री ने क्वार्टर बेसिस पे भी उसको लेते हैं। लेकिन किसी भी केस में आपको जो टाइम पीरियड मिलता है ना, आप तीनों में देखोगे उसको 1 महीने का टाइम मिलता है। क्वार्टर खत्म होने का भी और मंथ होने का भी आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन यहाँ से बेटर है कि यहाँ आपको 10-11 दिन मिलते हैं और वहाँ पर आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। Member state shall allow and may require the recapitulative statement referred to in paragraph 1 to be submitted by electronic mode। कोई आपको वहाँ पर मैनुअली रिटर्न फाइल नहीं करनी, आपको वहाँ पर ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी है सारी की सारी, चाहे वो अगले रिटर्न भी आएगी। वहाँ पर जो भी प्रोसेस है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, चाहे वो आपका रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस है या असेसमेंट का भी प्रोसेस है, सबका सब वहाँ पर ऑनलाइन है, मैनुअली वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको सारे बता दिए। अब हाँ जी, रिवाइज की है ऑप्शन है, रिवाइज की ऑप्शन, रिवाइज कर सकते हो। इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब आते हैं रिटर्न्स के ऊपर। रिटर्न्स रिकैपिचुलेटरी स्टेटमेंट आपने फाइल कर दी, उसके वहां से आपकी क्या निकल कर आई, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आई ग्रोस। अब आपको क्या करना है, अपना इनपुट क्लेम करना है। तो आप क्या फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न के अंदर आप क्या, समरी ऑफ द सेल एंड समरी ऑफ द इनपुट, जो भी आपका डिफरेंस बनेगा यू विल हैव टू पे दैट टैक्स एंड योर रिटर्न विल बी फाइल्ड। until you did not file pay the tax, your return will not be submitted। ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, पहले जो हमने ड्यू डेट पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी, रिकैपिचुलेटरी स्टेटमेंट की। अब ड्यू डेट से रिटर्न्स की। द वैट रिटर्न शैल बी सबमिटेड बाय ए डेडलाइन टू बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर स्टेट। मींस 27 कंट्री अपनी अपनी ड्यू डेट्स अलग तरीके से रख सकती हैं, जैसे रिकैपिचुलेटरी स्टेटमेंट की थी। That deadline may not be more than 2 months from the end of each tax period। तो बहुत टाइम मिलता है आपको 2 महीने का। 2 महीने, हमारे यहाँ तो 20 दिन मिलते हैं या 24 दिन मिलते हैं क्वार्टर के में, वहाँ पर आपको 2 महीने तक का, मतलब ये नहीं है कि सब जगह 2 महीने का है, मैक्सिमम आपको 2 महीने तक का टाइम वो दे सकते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। द टैक्स पीरियड शैल बी सेट बाई ईच मेंबर स्टेट। अगेन जैसे रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट वैसे ही आपकी रिटर्न की हर मेंबर स्टेट अपना अपना टैक्स पीरियड आपको वो डिसाइड कर सकती है, उसके अंदर मेंबर स्टेट को कोई बाउंडेशन नहीं है। मेंबर स्टेट में हाउएवर सेट डिफरेंट टैक्स पीरियड प्रोवाइडेड दैट दोज पीरियड, सॉरी कट गई आगे। स्वीडन में अप्लाई ए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। स्वीडन ने एक ऑप्शन और दे रखी है, जैसे हमारे यहाँ पर 1.5 करोड़ वालों को क्वार्टरली कर दी और 1.5 करोड़ से ऊपर वालों को मंथली कर दी, या कॉम्पोजिशन स्कीम है 5 करोड़ का। और वहां पर स्वीडन का ओनली, स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जिसने उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए आप 1 साल की इकट्ठी रिटर्न भी वहां पर फाइल कर सकते हो, अदर देन ओ, जैसे ओएस में है तो इसमें स्वीडन में भी है कि आप इकट्ठी रिटर्न वहां पर एक फाइल कर सकते हो। इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैट रिटर्न आपको पता है, सेल की समरी, परचेज की समरी, टैक्स पे करो और अपने रिटर्न आप उसको फाइल कर सकते हो। नाउ वी विल कम टू असेसमेंट अंडर यूरोपियन वैट। असेसमेंट प्रोसीजर वहां सारा का सारा ऑनलाइन है। असेसमेंट कहां होगा, जहां आपका रजिस्ट्रेशन है, जहां आपने रिटर्न्स फाइल किए, उस कंट्री को पावर है आपकी असेसमेंट करने की। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री, 27 कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, अगर दूसरी कंट्री को ये लगता है कि पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने कोई फ्रॉड कर रखा है या रिटर्न्स फाइल नहीं कर रखी या टैक्स चोरी कर रखा है,
ही कैन कलेक्ट द डाटा थ्रू AI सिस्टम। तो वो उसके पास एक पावर है कि आपका सारा डाटा वो कलेक्ट कर सकता है और उसके बेस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी वो आपकी निकाल सकता है। तो क्योंकि उनके पास सारा डाटा ऑनलाइन है। बाकी वैट असेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा आपका ऑनलाइन है, कोई मैन्युअली असेसमेंट नहीं है। और दूसरा सेल्फ असेसमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट की प्रोसीजर है, वहाँ पर भी सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर है। आप अपनी रिटर्न फाइल करो और टैक्स पे करो, आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ रिटर्न स्क्रूटनी 100% नहीं है। किसी को नोटिस आते हैं, किसी को ASMT 10 आता है, किसी को DRC 01 आते हैं। वहाँ पर आपकी स्क्रूटनी का जो सिस्टम है वो काफ़ी टफ है। अगर आप वहाँ रिटर्न्स गलत फाइल करते हैं या नहीं फाइल करते या कुछ भी इंफॉर्मेशन आप टैक्स चोरी करते हैं, आपकी ये लगाकर चलो कि आपकी 100% स्क्रूटनी वहाँ पर होती है। तो जिस कंट्री को ये पता, जिस कंट्री में आप टैक्स पे कर रहे हैं, अगर उस कंट्री में अगर आप चोरी करते हैं तो आपकी रिटर्न्स जो है वो स्क्रूटिनाइज हो रही है। और स्क्रूटिनाइज का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, वहाँ पर भी कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है, स्क्रूटिनाइज भी ऑनलाइन होती है। तो जब आपकी कोई टैक्स डिमांड निकलेगी, आपको वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसकी अपील फाइल नहीं करते या आप उसके अगेंस्ट अपील में नहीं जाते, या अपील में आपकी वो डिमांड जो है वो रिड्यूस ना हो जाए, अदरवाइज आपको वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। हाँ जी, वहां पैकेट नहीं चलता वहां नहीं चलता रिव्यू वो सब जगह है, रिव्यू का भी है वहाँ पे। असेसमेंट का अगर पूरा चैप्टर पढ़ोगे उनके अंदर सारा का सारा लिखा हुआ है। यहाँ मैंने बेसिक लिया है, वहाँ अमेंडमेंट भी है, रिव्यू भी है। अगर आपका टैक्स कोई डिमांड निकल के आती है, यू कैन गो फॉर द रिव्यू, यू कैन गो फॉर गो इन द अपील। सब कुछ आप अपील में भी जा सकते हो, आपके अमेंडमेंट में रेक्टिफिकेशन में भी जा सकते हो। हम सिर्फ हाँ, जब जितना आप डीप जाओगे आप उतना जितना पढ़ते होगे। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया कि वैट ऑपरेट्स ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। व्हेन फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, अनलेस द असेसमेंट इज अपील्ड, विथड्रॉन और रिड्यूस्ड, assessed VAT is collected by that authority and you will have to pay the tax. A failure to dispute or amend, अभी में से कोई पूछ रहे थे अमेंडमेंट के बारे में, अगर आप अमेंड भी नहीं करवाते और आप अपील में भी हार जाते हो या अपील नहीं करते, therefore leaves the taxpayer liable for the payment of the tax. तो अगर आप कुछ भी नहीं जाते, अमेंडमेंट भी नहीं कराते, तो you will have to pay the tax. The returns are scrutinized on large scale. मैंने आपको बता ही दिया कि टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इन विच द पर्सन इज रजिस्टर्ड कैन scrutinize your returns and may issue you the demand notice. Now we'll come to the refund part, जो इंडिया में लेना बहुत आसान है इंडिया में अगर आपने रिफंड ले लिया तो सब जगह ले लिया। Who is eligible for VAT? सर भी टाइम है ना, टाइम पूछ लेना चाहिए भाई रिफंड ऑफ वैट अंडर यूरोपियन वैट। हु इज एलिजिबल फॉर वैट रिफंड? 4 तरह के लोगों को वहां पर रिफंड मिलते हैं। पहला, जो यूरोपियन कंट्री में रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो दूसरी कंट्री में कोई परचेज करते हैं, वहां पे सप्लाई नहीं करते, तो वो वहां की कंट्री का जो टैक्स पे करते हैं वो रिफंड ले सकते हैं। टैक्सेबल पर्सन नॉट एस्टेब्लिश इन कम्युनिटी टेरिटरी, जो यूरोपियन कंट्री का मेंबर ही नहीं है, वो वहां पर बिजनेस कर रहा है, तो उसको भी रिफंड आगे पढ़ेंगे किसका क्या प्रोसीजर है। थर्ड, नॉन यूरोपियन टूरिस्ट, हमारे यहाँ टूरिस्ट को मिलता है रिफंड, वैट में तो मिलता था वहां मिलता है, तो उसका भी प्रोसीजर है कि कैसे मिलेगा और किस कंट्री के लोगों को मिलेगा, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। चौथा है ट्रैवल एजेंट्स। कई ट्रैवल एजेंट्स भी दूसरे कंट्री में जाके कुछ खर्चे करते हैं, होटल के खर्चे करते हैं, ट्रैवल के खर्चे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे करते हैं, तो उनको भी वैट रिफंड मिलता है।
वो उसका भी प्रोसीजर मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताता हूँ। वैट रिफंड प्रोसीजर, चारों के चारों को वैट रिफंड प्रोसीजर जो है डिफरेंट है। ये नहीं कि चारों को एक ही प्रोसीजर में उन्होंने डाला है, सबके लिए अलग अलग प्रोसीजर है। तो पहला, यूरोपियन बिजनेस क्लेमिंग वैट पेड इन अनदर यूरोपियन कंट्री। मेरा रजिस्ट्रेशन स्पेन में है, मैंने कोई खर्चा किया हंगरी में या यूके में या अदर देन स्पेन, तो मेरे को वहां पर खर्चे को कैसे रिफंड मेरे को लेना है। If your business is established in one European member state but incurred VAT expenses in another European member state where you are not VAT registered, सबसे पहले क्या है, आपको जिस कंट्री में वैट रिफंड लेना है वहां पर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, रजिस्टर्ड आप दूसरी कंट्री में हो, तो आपको वैट मिलेगा, अदरवाइज आपको वैट रिफंड वहां पर नहीं मिलेगा। किसके ऊपर मिलेगा? गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर यू कैन यूजुअली क्लेम द वैट रिफंड। क्या प्रोसीजर है? सबमिट एन इलेक्ट्रॉनिक वैट रिफंड एप्लीकेशन थ्रू द टैक्स पोर्टल ऑफ योर होम मेंबर कंट्री। आपको रिफंड अप्लाई कहां करना है? अपनी कंट्री के अंदर, वहां पर नहीं अप्लाई करना, जिस जगह आप रजिस्टर्ड हो उस कंट्री में आपको वैट रिफंड के लिए अप्लाई करना है। आफ्टर द स्क्रूटिनाइजिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, इफ इट इज फाउंड करेक्ट, अब उनकी बात की वहां वो नहीं चलता, तो इफ योर एप्लीकेशन इज फाउंड करेक्ट एंड वेरीफाइड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यू विल गेट द रिफंड ऑटोमेटिकली इन योर बैंक अकाउंट। तो आपको सीधा सीधा आपका रिफंड वहां पर मिल जाएगा। की डेडलाइन, रिफंड अप्लाई कब करना है? 30 सितंबर से पहले आपको रिफंड अप्लाई करना है। 30 सितंबर मींस अगर आपने 24-25 वहां पर मेरे ख्याल से कैलेंडर ईयर चलता है, यहां पर हमारे यहाँ जनवरी अप्रैल टू मार्च चलता है। अगर आपने जनवरी टू दिसंबर तक का रिफंड लेना है तो आपको कब अप्लाई करना है रिफंड? वो नेक्स्ट 30 सितंबर तक आपको रिफंड अप्लाई करना है। अगर आप 30 सितंबर तक रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते तो आपका रिफंड वो गॉन, आपको फिर रिफंड उसके बाद नहीं मिलेगा। सेकंड प्रोसीजर, सेकंड पर्सन, नॉन यूरोपियन बिजनेस। मैं यूरोपियन मेंबर स्टेट का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं 27 कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में मैं रहता हूं, वहां मेरा बिजनेस है, लेकिन मैंने यूरोपियन यूनियन वहां पर कुछ गुड्स परचेज की हैं। ए बिजनेस एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन में आल्सो रिक्लेम वैट पेड इन यूरोपियन कंट्रीज प्रोवाइडेड इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड और वैट रजिस्टर्ड इन द रिफंडिंग मेंबर स्टेट। मैं वहां पर रजिस्टर्ड, यहां पर भी वही प्रोसीजर है कि मैं वहां पर रजिस्टर्ड नहीं हूं तभी मेरे को वैट मिलेगा। एंड मीट्स द लोकल रिक्वायरमेंट्स, मैं वहां की लोकल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता हूं। लोकल रिक्वायरमेंट्स कहने का मतलब कि जिस कंट्री में मैं रिफंड अप्लाई कर रहा हूं वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेरे को पहले फॉलो करना पड़ेगा बिफोर गेटिंग द रिफंड। कंडीशंस, रेजिडेंस मस्ट बी आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, ये आपको बता दिया। गुड्स मस्ट लीव द यूरोपियन यूनियन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द परचेज। आपने जो गुड्स वहां पर परचेज की हैं 3 महीने के अंदर आपने वहां से डिस्पोज ऑफ कर ली हैं, चाहे आप वहां से वापस मंगा लिए या वहां नहीं है, 3 महीने के अंदर वहां से आपने गुड्स वहां से नहीं, वहां पर मैंने कोई परचेजिंग की है, वो मैं 3 महीने के अंदर मैंने वहां से अपनी गुड्स मंगा ली तो मैं रिफंड अप्लाई कर सकता हूं। अगर 3 महीने के बाद मैं वहां से गुड्स उठाता हूं तो मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। मिनिमम परचेज थ्रेशहोल्ड वेरी बाय कंट्री टू कंट्री, और ये भी है कि ये नहीं कि हर परचेज पे मिल जाएगा कि 100 रुपए का माल खरीदा 100 रुपए पे रिफंड दे दो, 200 का माल खरीदा 200 रुपए पे। हर कंट्री की एक थ्रेशहोल्ड लिमिट भी है कि इससे कम हम रिफंड आपको नहीं देंगे, अगर इससे ज्यादा होगा तो आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है? सबमिट ए रिफंड एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्री वेयर द वैट वाज इनकर्ड। पहले वाले में क्या था? आपको एप्लीकेशन कहां लगानी थी? जहां आप रजिस्टर्ड हो। यहां आपको क्या करना है? जिस कंट्री में आपने रिफंड क्लेम करना है, जिस कंट्री में आपको वैट एक्सपेंसेस किए हैं, उस कंट्री में आपको रिफंड की एप्लीकेशन लगानी है और वहां के लोकल रूल्स को आपको फॉलो करना है। प्रोवाइड ओरिजिनल इनवॉइसेस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने गुड्स या सर्विस प्रोवाइड खरीदी है जिसके ऊपर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, आपको वो सारी की सारी इनवॉइसेस देनी है। सम मेंबर स्टेट रिक्वायर ए सर्टिफिकेट
फ्रॉम प्रोवाइडिंग बिजनेस स्टेटस इन क्लेमेंट्स होम कंट्री। इसका क्या मतलब हुआ कि कई कंट्री ने यह कह रखा है कि हम एक इंडिविजुअल पर्सन को रिफंड नहीं देंगे। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस हो चला रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, देन यू विल गेट द रिफंड। लेकिन कई कंट्रीज आपको दूसरी कंट्री मतलब डिफरेंट रूल्स हैं। तो मोस्टली कंट्रीज में क्या है कि अगर आप अपने लिए गुड्स खरीद रहे हो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो, आप वहां पर दूसरी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड हो, देन यू विल गेट द रिफंड। सर्टेन कंट्रीज अप्लाई रेसिप्रोसिटी रूल्स। कब मिलेगा रिफंड? अगर मैं इंडिया का बंदा हूं और मैंने लंदन के अंदर कोई रिफंड अप्लाई करना है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर मेरी कंट्री उनके लोगों को रिफंड दे रही है तो उनकी कंट्री मेरी, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। तो इंडिया वाले इंडिया वालों को नहीं देते, उनको क्या देंगे? वो अलग प्रोसीजर है सर, वो अलग प्रोसीजर है, टूरिस्ट का अलग। ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए सर, दिस इज ओनली फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। जो टूरिस्ट के लिए वो अगली स्लाइड में। तो अगर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है किसी कंट्री का, तो आपको कब रिफंड मिलेगा? जब आपकी कंट्री उनके बिजनेसमैन को रिफंड देंगे, अदरवाइज आपको रिफंड वहां पर नहीं मिलेगा। नॉन यूरोपियन टूरिस्ट, अब टूरिस्ट जो आप कह रहे थे, नॉन यूरोपियन टूरिस्ट मस्ट मेक परचेजेज ओवर द लोकल कंट्री थ्रेश होल्ड। वहां पर भी थ्रेश होल्ड है, ये नहीं कि हर चीज के ऊपर वो आपको रिफंड दे देंगे, हर अमाउंट के ऊपर, और अमाउंट के ऊपर भी नहीं, और पर्टिकुलर कोई खर्चे भी है जिनके ऊपर आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज सभी के ऊपर नहीं मिलता। रिक्वेस्ट ए टैक्स फ्री फॉर्म एट द स्टोर, जिससे भी आप वो माल खरीदेंगे वहां पर एक टैक्स फ्री फॉर्म मिलता है, वो आप फिल करेंगे, देन यू विल गेट द रिफंड एंड गेट द कस्टम टू वैलिडेट इट बिफोर लिविंग द यूरोपियन यूनियन। उस फॉर्म को आप सबमिट कहाँ करेंगे? वहां की कस्टम अथॉरिटी को फाइल करेंगे और वो वेरीफाई करेंगे कि किससे वेरीफाई करेंगे? जिससे आपने वो गुड्स परचेज की होगी। अगर वो सही पाया जाता है आपका, तो यू विल गेट द रिफंड। यू कैन रिसीव योर रिफंड एट द एयरपोर्ट। थ्रेशोल्ड अलग अलग है हर कंट्री की, तो मैं अभी इतने डीपली में गया नहीं कि कितनी है, लेकिन हर कंट्री की अलग अलग थ्रेशोल्ड है। वैट चार्ज टू द ट्रैवल एजेंट्स। व्हेन ट्रैवल एजेंट्स पे वैट टू अदर टैक्सेबल पर्सन, होटल्स, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स, इस तरीके का कोई जो टूर अपना ट्रांसपोर्ट अपना ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, वो इस तरीके के अगर यूरोपियन यूनियन कंट्री में कोई खर्चा करते हैं तो उनको भी वहां पर रिफंड मिल जाएगा। क्लेम्स आर सबमिटेड डायरेक्टली टू द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव यूरोपियन, वहां पर भी जिसमें जहां पर भी आप परचेज कर रहे हो, वहां पर खर्चा कर रहे हो, वहां से रिलेटेड वहां पे फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म वेरिफिकेशन में जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। नहीं, इस केस में तो थ्रेशोल्ड नहीं। अब आते हैं हम अपनी इनवॉइसिंग और अकाउंटिंग। तो रिफंड का सिस्टम शायद आपको समझ आ गया होगा। इनवॉइस एंड अकाउंटिंग, हमारे यहां इनवॉइस में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स उनकी इनवॉइस के अंदर भी हैं। क्या क्या? आपको बायर का एड्रेस, बायर का नाम, बायर का एड्रेस, बायर का वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, आपको HSN कोड, आपको टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, हर चीज आपको वैट की इनवॉइस के अंदर मेंशन करनी है। अगर ये इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, सिग्नेचर तक अगर मिसिंग है, तो आपकी वो जो इनवॉइस है वो इनवैलिड हो जाएगी। और अगर इस तरीके की इनवॉइस आप किसी को इशू करते हैं और वो उस इनवॉइस के ऊपर अपना रिफंड क्लेम करता है, तो उसका रिफंड भी, जो वेरिफिकेशन होती है वो इसी चीज की होती है कि जो पर्टिकुलर इनवॉइस थी वो सही भी थी, गुड्स खरीदी भी हैं या नहीं खरीदी है, या ऐसे ही किसी ने इनवॉइस बना के वहां पर दे दी है। इनवॉइस का भी वहां है सर, वो बिल्कुल सारी के सारी इंग्रेडिएंट्स जो हमारे यहाँ है, बिल्कुल नहीं सर, हमारे यहाँ मार देता है, लेकिन रूल्स अगर आप देखो तो अथॉराइज्ड पर्सन ही साइन कर सकता है। यहाँ तो कोई भी लगा देता है, लेकिन आज तक कोई स्क्रूटिनाइज नहीं हुई है। अगर आप इनवॉइस इंडिया के अंदर भी अगर आप इनवॉइस से रिलेटेड रूल पढ़ोगे तो उसके अंदर हु कैन साइन द इनवॉइस,
ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन कैन इनवॉइस द साइन द इनवॉइस, या फिर प्रोपराइटर खुद। हमारे यहाँ तो क्या करता है, जो भी आगे बैठा होता है घुगी मार देता है, साइन तो दूर की बात हो तो घुगी मारता है। तो वहाँ ऐसा नहीं है सर, वहाँ तो डिजिटल साइन होते हैं। इनवॉइस में होते हैं, लेकिन जो इनवॉइस कितने लोग बनाते हैं, 5 करोड़ से ऊपर वाले बना रहे हैं। उसके नीचे तो सारे के सारे, मेरे पास तो B2C की इतनी इनवॉइसेज जाती है, नीचे घुगी मारी होती है, आदत तो साइन भी नहीं होती। तो वहां पर सारे कुछ कंप्यूटर जनरेटेड है, तो वहां हर चीज साइन है। यहाँ का सिस्टम ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे किसी ने भी साइन मार दी। वहां पे प्रॉपर अथॉराइज होते हैं, वहां पे वो साइन करते हैं। तो सारे के सारे जितने भी इनवॉइस के इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पर है वहां पर, और अकाउंटिंग भी बिल्कुल कि आपको प्रॉपर वहां पर अकाउंटिंग रखनी है। सफिशिएंट डिटेल्स आपको जो वैट आप पे कर रहे हो या इनपुट कर ले रहे हो, उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर अकाउंटिंग आपको वहां पर रखनी है। सर है टाइम तो मैं कुछ डेफिनेशंस, तो ये सारा था कॉम्प्लायंस पोर्शन। थोड़ा लीगल पार्ट, यस। I am just asking you, is there any system over there of exempted goods also? Exempted? Exempted goods. Yes, is there any system over there? यस, एग्जेम्प्टेड गुड्स है वहाँ पे, वो भी है, शायद मैंने इसमें ले भी रखा है। तो अब थोड़ा लीगल में चलते हैं। चार्जेबिलिटी ऑफ द टैक्स, टू मेक ए ट्रांजैक्शन चार्जेबल देयर मस्ट बी टैक्सेबल पर्सन। हमारे यहां पे टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। वहां पर टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है ए पर्सन, टैक्सेबल पर्सन शैल मीन एन एनी पर्सन हु इंडिपेंडेंटली कैरीज आउट इन एनी प्लेस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर वहां पर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, ही विल बी टैक्सेबल पर्सन whatever the purpose of the result or the result of that activity। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो उस एक्टिविटी से प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा, उसका पर्पस प्रॉफिट का है या नहीं है, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो टैक्सेबल पर्सन वहां पर बन गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनी एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स और पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज including mining and agriculture activities and activities of the profession shall be regarded as the economic activities। तो इसके अंदर आई थिंक इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। प्रोफेशन को भी ले लिया, ट्रेडर्स को भी ले लिया, मैन्युफैक्चरर को भी ले लिया, सर्विस प्रोवाइडर को भी ले लिया, एग्रीकल्चरिस्ट को भी ले लिया। तो हर तरीके, इन सभी तरीके की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कोई कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड टैक्सेबल पर्सन। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इनकम देयर फ्रॉम और ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस। अगर आप किसी टेंजिबल और इंटेंजिबल किसी अपनी प्रॉपर्टी को सेल रेगुलर बेसिस पे सेल कर रहे हैं या रेंट पे दे रहे हैं, उस तरीके की एक्टिविटीज भी अगर हम कर रहे हैं तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगी और वो टैक्सेबल पर्सन में आ जाएगा। सो द पर्सन हु कंडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट और नॉट, आपका पर्पस प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, आप इन सभी तरीके की किसी भी तरीके की इनमें से किसी भी तरीके की आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो, यू विल बी टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आ जाओगे एंड यू विल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। हाँ जी। नॉन टैक्सेबल पर्सन, ए नॉन टैक्सेबल पर्सन इज ए पर्सन हु इज नॉट ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल पर्सन। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर रहा, मैं अपनी पर्सनल कार मैंने बेच दी तो मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं क्योंकि मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर रहा हूं। आई विल बी ट्रीटेड एज आई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैरिंग ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर रहा हूं। सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल ट्रांजेक्शन। सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस को हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे गुप्ता जी को मजा आ रहा है, तो इसलिए वो टाइम और दे रहे हैं मेरे को। सप्लाई ऑफ गुड्स शैल मीन द ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी एज ओनर
आपने किसी को अपनी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। इन एडिशन टू द ट्रांसफर ट्रांजेक्शन रेफर टू इन पैराग्राफ 1 मीन्स जो ऊपर आपने जो लिखा गया है, ईच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। ऊपर के अलावा कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी? प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय ए गवर्नमेंट अथॉरिटी और अंडर ए लॉ एंड द ओनर रिसीव्स द कंपनसेशन। आपकी प्रॉपर्टी किसी गवर्नमेंट ने ले ली, उसको आपने कंपनसेशन ले ली, तो भी आप टैक्सेबल ट्रांजेक्शन में आ जाते हो। गुड्स आर हैंडेड ओवर अंडर ए हायर परचेज सिस्टम। आपने कोई किस्तों पे चीज ली है, जब वो लास्ट किस्त आप उसकी पे कर दोगे, आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, दैट विल बी आल्सो टैक्सेबल ट्रांजेक्शन। गुड्स आर ट्रांसफर्ड अंडर ए कमीशन एजेंट। आपने कोई कमीशन पे माल बेचा है, तब भी आप उसमें ट्रांजेक्शन, व्हेन एन इंटरमीडिएट एजेंट अर्न्स ए कमीशन, तो वो कमीशन भी आपकी वो हो जाएगी। ऑन द परचेज ऑफ सेल ऑफ द गुड्स, तो वो भी आपकी टैक्सेबल ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। Member states may regard the handing over of certain work constructions। काफी कंट्रीज के अंदर जो वर्क कंस्ट्रक्शन को है, उनको भी उन्होंने टैक्सेबल ट्रांजैक्शन माना है। अब हम आएंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल मीन एन एनी ट्रांजैक्शन विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई ऑफ गुड्स। जो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। A supply of service may consist inter alia in one of the following transaction। अब हम नीचे डिटेल में करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी वो। ट्रांसफरिंग राइट्स टू समथिंग इनटेंजिबल सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर हमने किसी को ये राइट दिए हैं, दैट विल बी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन एज ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट। हमने किसी को कोई काम करने से रोका, उसके बदले में पैसे लिए। और टू टॉलरेट एन एक्ट, किसी को काम हमने कोई किया, उसके लिए कोई पैसे दिए, तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन को भी उन्होंने सर्विस माना है। द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज इन द परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय और इन द नेम ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। आपने गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट किया है किसी को चीज का, तो उसको भी उन्होंने सर्विस माना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। कौन कौन सी हैं? द यूज ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ ए बिजनेस फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन और स्टाफ, मोर जनरली फॉर द पर्पस अदर देन दोज of each business where the VAT on such goods was wholly or partly deductible। अगर आपने कोई चीजें अपने स्टाफ को दी हैं और उसके ऊपर आपने वैट चार्ज कर रखा है, तो आपको वो चार्जिंग किया जाए, उसके ऊपर आपको वो सर्विस मानी जाएगी। द सप्लाई ऑफ सर्विस कैरीड आउट फ्री ऑफ चार्ज बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर इज प्राइवेट यूज और फॉर स्टाफ, मोर जनरली फॉर पर्पस अदर देन दोज ऑफ इज बिजनेस, तो वो भी आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी। Member states may derogate from paragraph 1 provided that such derogation does not lead to distortion of competition। तो अलग अलग कंट्रीज थोड़ा रूल अलग अलग कर सकती हैं, बट लेकिन वो आपके वैट के सिस्टम के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। लास्ट कर लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक बार कर लेते हैं, फिर इसको सम अप करते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। वेयर गुड्स आर नॉट डिस्पैच्ड और ट्रांसपोर्टेड, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर लोकेटेड। जहां पर गुड्स आपकी हैं, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है। इंडिया में भी वही है। Supply of goods with transportation, where the goods are dispatched or transported by the supplier or by the customer or by a third person, the place of supply shall be deemed to be place where the goods are located at the time when the dispatch or transportation of the goods to the customer begins। तो जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन शुरू होती है, वहाँ पे अगर आपकी मांग है, तो वहाँ की प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी मानी जाएगी। आई थिंक कि इंडिया के अंदर भी सेम ही सिस्टम है।
प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जनरल रूल ये है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू ए टैक्सेबल पर्सन एक्टिंग एज सच शैल बी द प्लेस वेयर दैट पर्सन हैज एस्टेब्लिश्ड हिज बिजनेस। जहाँ पर उसका बिजनेस है वहाँ पे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। बाकी ये डेफिनेशंस हैं, थोड़ा कर लेना क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ एसपी सर विल सम अप द सेशन बिफोर सी रेणु शर्मा स्टार्ट हिज सेशन। आइए सर। I acknowledge the presence of S.C. Bhatia, sir. Sir, please come on the dais, sir. Sir, please. It is a request. आज पहली बार आपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, लेट्स अप्रिशिएट द क्लोथ। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए सर, आ जाइए। 2 मिनट। I request Kumar ji Bhatt to please your comments, please. Brief comments. ब्रीफ कमेंट्स क्या? टॉपिक नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से डेलिब्रेट कर लिया। इट वाज अ वेरी फाइनली एंड वेरी इल्यूसिडली एक्सप्लेन्ड। बेसिकली जो कानून होता है, द लॉ मैकेनिज्म जो है हर जगह एक ही होता है, बट ईच कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पर क्या हालात हैं, व्हाट आर द कंडीशंस देयर इन दैट कंट्री, दे हैव टू फ्रेम दैट लॉ, अ पर्टिकुलर लॉ अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट। सो हर किसी कंट्री में यूरोपियन यूनियन ने एक यूनियन तो बना लिया, दो इट इज अ वन यूनियन, बट स्टिल देन द कंट्रीज हैव देयर ओन इंडिविजुअल रेट ऑफ टैक्सेस, और थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ हर किसी कंट्री में चेंज होती है। बाकी आगे जाके हम इसको चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र जी फॉर योर एग्जॉस्टिव डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन। Yes. Renu ji. I request Renu ji. Sir, बाहर होंगे. Renu ji will speak on Gulf bet. कोई बात नहीं, इसके बाद दोनों को समझ कर लेना प्लीज। खुराना जी प्लीज कम ऑन द डायस एज ए सेशन चेयरमैन। रेणु जी। आप इधर ही आ जाओ। एक मिनट समाप्त करना है तो फिर आपको आपके सामने Thank you, Narendra. Let's sum up the European VAT. You have heard the basics of most of the important concepts by our convener on European VAT. Once you expand the scope from within the country to international countries, the ramifications change. Your legal knowledge, your legal appreciation of the controversies that can happen also change. Local versus global, I'm not discussing Mr. Modi. So once you are localized within India or within Delhi, so if a country like India, you have 27 countries, you well imagine the complications that happen in tracing frauds. Europe suffers more than $300 billion frauds every year on the countries.
when we say destination based, in our country, destination based means under section 53 of CGST Act, the tax collected by Maharashtra shall be transferred to Delhi if Delhi was the destination. In European VAT, the supplier sitting in France may have to charge the tax of Austria, because France will transfer that tax that was chargeable in Austria to Austria, unless you are covered by some kind of an exemption scheme. So once you say this 27 countries is intra-community, one unified nation, one single market, see, if you are buying goods from a village in Poland, snow coats, they are going to be sold somewhere in Hungary, he gets VAT input credit. So if the Poland supplier is a chore character, and if there are 7-8 chains in between, so imagine the complications, how many countries get involved to track one person who committed fraud. That is the limitation of European VAT. The advantage is their network system is so strong that if you claim VAT input, it is your job to ensure there is something called EU sales list. That list is on the EU network. So if you have any kind of number, including VAT, including ISOS, you can go through the sales list whether these persons exist, list of Hawala traders on their website. It was challenged. Baba Cat said no, it is good. So imagine once you transport yourself from Indian GST or a Delhi GST to a concept called European VAT, your minds also have to grow. You cannot simply hear this PPT. It has to circulate in your mind that this is how it works. There are exemptions, very few. GST should have no exemptions. I am an advocate of this, that our country suffers because of too many exemptions we have. Too much. वो चोरी रोक नहीं सकते आप. There are now 93 exemptions given to government departments and local authorities, which is a den of chori for contractors. Because these jokers who implement this VAT, GST, they have no idea what is this local authority or a government or a state government. In fact, most of us can't appreciate, can't define, even after reading the act, what is local authority. So once you show your sales to supplies to local authority, exemption or concessional rate. Then we have contractors, subcontractors, suppliers, facilitators, intermediaries. All these connotations don't exist in European law. They follow a simple rule, sir. This is, I think, pay tax, full stop. This is the thing, you want exemption, do this. So within this background, let me tell you something little more additional than what is done by Narendra. Like India, final tax burden in Europe falls on the consumer. So what happens? If longer the chain of countries, higher the tax consumer will pay. So the price will escalate as you go on transporting goods from one country to another country. So you have a lot of problems coming up. They do not have
borders. I have not seen anybody using their e-way bills. Everything is computerized. Once your truck comes on a particular country's border, it's captured automatically. Because when the truck leaves Hungary, information will come on the system. कि ट्रक का इतना वेट है, इसमें ये माल है, ये कुछ है. वो जैसे ही आपका फ्रांस में आया, उसका वेट होगा बराबर है, जाओ. So they don't have this kind of complications what we see in UP and Madhya Pradesh, truck पकड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया. So all these systems act roadblocks and they defy the collection of revenue by Indian government. In one of the lectures I given in CI around a few months ago, I said that GST revenue can go double if all these UP jokers are stopped from harassing the people. Madhya Pradesh. There are two states where the maximum harassment happens through transporters. Maximum. Go south, you will hardly see a case of e-way bill violation going to high court, high court. गुजरात में बहुत होता था, पर गुजरात तो डन है टैक्स इवेजन का, we all know it now. But these things don't happen in Europe. But what happens there is much bigger, that we will discuss. Now, tax will be paid by one country to another country where goods are consumed. That is the meaning of destination base. The same follow, we also follow the same thing. Now, when you go to certain specialized schemes, if it's destination based, so B2B transactions in Europe are on reverse charge basis. If a fellow in France sells to Austria, he will charge no tax. Austria will charge reverse charge. So tax is gone to the country where goods are consumed. Except certain exceptions, like some composition schemes we have. All supply of goods and services for consideration are taxable transactions. What Mr. Huja was saying, economic activity, this all boils down to, okay, yes, you have done something to get money in return. If that is so, unless this is exempt, it will be taxed as appropriately. There is a concept called intra-EU acquisition of goods. ये पहले जब हमारा जीएसटी आया था ड्राफ्ट, उसमें ये वर्ड यूज किए थे. बाद में समझो हो जो समझें कि न्यूजीलैंड वाले केपीएम वाले ने कॉपी किए, उन्होंने इसको वर्ड्स को चेंज कर दिया. दैट इज इफ a seller in France sells goods to Germany, the Germany buyer will show this as acquisition of goods. It is defined. When we say goods, they are also the movable goods. Landman, this is not taxed there also. So when we say acquisition of goods, it presupposes he is buying it for business purposes, so that he is entitled to VAT input. That is why they have used the word acquisition of goods. And if you import from outside EU, one is a composition scheme. They call it distance sales. There are also the two rules. You can have one number, your choice, where you want to get registered. If you are making yearly sale, inclusive of freight, up to 10,000 pounds or euros, you charge the GST or VAT of the country from where you export. Up to 10,000 per year. But once you cross 10,000, then you charge the VAT rate of a destination country. That is, for example, for maximizing my sale, I go to, let us say, a place called Poland, where tax rate is 5%. I go into this iOS registration scheme. As long as I am below 10,000, I will charge 5% export the goods. Once I cross 10,000,
So if I am exporting to Hungary is 27%, I will charge 27%. The tax will automatically go there. They don't have this scheme के गवर्नमेंट विल सिट पैसा देना है नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है हमारा. जो आपकी कंट्री की टैक्स अथॉरिटीज हैं, दे फॉलो दिस सिस्टम, ऑटोमेटिकली टैक्स इज ट्रांसफर्ड. वी हैव नेवर सीन कि किसी को टैक्स नहीं मिला. देर आर इंटर कंट्री डिस्प्यूट्स, नो डाउट अबाउट इट, बट नॉट द डिस्प्यूट्स कि हमारा टैक्स नहीं मिला. Place of supply, there are 5 default rules. Again, exceptions can exist. If we do a further session, we will touch exceptions. The POS importantly means it will decide which country's VAT is to be charged. So B2B, buying country. Other transactions you will have to see whether exporting country rate or the receiving country rate. You will have to decide that. For goods, the PO is often the place of delivery or dispatch. A default rule. There are exceptions. Like when you go into Gulf law, these are totally different. But here they follow English system, which we also have. So for physical delivery of goods, here that's very important. Tax is not charged until goods are physically delivered or services are consumed. If you go to VAT system, in TCS case, Constitutional Bench of Supreme Court said, to be taxable goods, goods have to be delivered to complete the sale. If there is no delivery, this is unfructified sales, no tax. They still follow the system that goods must be delivered. That is, if you have exported from France to Hungary, then Hungary transporter must receive goods are delivered. And they have an automatic system. Once the truck reaches to the customer's premises, he has to report online that my goods received. And in case of continuous supply, what stupid system we have, okay, you will not get ITC till the last supply is made. They have a more saner system. You will not be charged tax till you make the last supply. So no input tax also. But this is much fairer than what we do. नहीं वो एक अलग चीज है. But your tax payment is not deferred in India. बस I am only this. ये जो भी करें, ये गवर्नमेंट चोरी करेगी, हम भी चोरी करेंगे. तो वो छोड़ो. ये कभी भी रिफॉर्म नहीं करेंगे जीएसटी को, चाहे ये सारी उम्र लग रहे हैं. आई एम स्पीकिंग ऑन रिकॉर्ड. दे आर नॉट कैपेबल टू रिफॉर्म जीएसटी लॉ. आईएएस लॉ भी, किसको जीएसटी आता है? टेल मी एनी कमिश्नर इन द कंट्री, आई नोट 15 or 16, they know nothing about GST and they frame the policies. कितने एमपीज को जीएसटी आता है? कोई बात नहीं, क्या हो गया? कितने एमपीज को आता है पार्लियामेंट में जीएसटी? नेम वन एमपी हु कैन एक्सप्लेन अस फॉर इंडियन जीएसटी, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर. जितनी आपकी ट्रेड एसोसिएशन, किनको जीएसटी आता है? So the whole system is like this, but there once you go to Europe, their technology upgradation is very high. If you see their videos, I have seen their videos for last many months, how their GST system works. चोरी बहुत है वहां, बहुत चोरी. बहुत पिक्चर थी ना इटालियन मूवी, वो उस चोरी के चक्कर में. आई विल टेल यू द थिंग. And POS, default POS for services is where consumer is placed. Default rule. India में भी यही है basically, but we have lot of problem in section 13. Building कहाँ है, property कहाँ है, telephone कहाँ है, car कहाँ है, वो ऐसा कुछ नहीं है. but जहाँ consumer है, that is default rule of POS. Special rules for e-commerce, telecom, they call TBE services. VAT rates, I think Mr. Narendra has told you, they have zero rate RCM going together. So if you export from France, this zero rated.
That is, you recover all the VAT input, and if you export to Hungary, same transaction is RCM there. हमारे यहाँ से, because we are not inter-country, we don't follow these simultaneous concepts. But in Europe, this concept exists. B2B goods, lunch is 2 o'clock. Yes. Okay? Yes, So don't see the watch. When you do intra-EU trade means when the buyer and seller do business, they do trade and commerce within 27 notified countries. Then we told you these transactions are generally zero rated. कि आपका आरसीएम में देना है, आपको टैक्स नहीं लगाना, सेलर को जनरली. And reverse charge is generally followed. And always remember EC sales list. If at all you get a client to advise, you can ask for EC, go to the EU VAT portal, they can give you EC sales list. Imports. This is very tricky in Europe. That is where these consultants make millions. How to do tax planning. Imports, the taxable event is VAT charge at the point of entry, destination country. Let us say the minimum rate is, let us say Poland 7% or whatever. अब जब पोलैंड में 7% लग के आ गया, तो दिस इज बिकम ए डोमेस्टिक परचेज पूरे 27 कंट्री की, राइट? So once you pay VAT on reverse charge in imports in a country with the lowest tax rate, then that tax rate only you absorb in your costing. So if you are smart enough lawyer, if you compute the freight component, there are no other taxes. ये नहीं अर्थ रॉयल्टी है, फलानी रॉयल्टी है, ये सेस लग गया, ये मर गया, जी गया, ये सब इतने सारे सेस लगा दिए, ऊपर जीएसटी के ऊपर भी लगा देते हैं हम लोग. तो ऐसा वहां कुछ नहीं है. Because if they have to make it a part of GST, it has to go to European Union. Other tax rates I have not heard what they charge. So destination country where you import, you pay tax at the same rate. So imagine if you are able to appreciate the import economics and build into a system on European Union, then a lot of things happen. That is how the international taxation principle work. It's not law alone. Your business economics must be very strong. How goods move. That's why when you go to Europe, there are many kind of consultants dealing with VAT, not lawyers like us. There are others who tell you VAT economics. ये कैसे काम करेगा? Right? So this is for imports. Exports to non-EU. Zero rated. अब just imagine कि you are in France. You have purchased goods from other 26 countries for trading or manufacturing or value addition. And from France you export to India. We say this is zero rated. That is, you will get VAT input as credit by a refund of 26 countries' purchases. That is the macro view of European GST. So if there is a one fraud company, what happens? So once you go from a singularized Indian GST and transpose yourself to a European GST, the things become huge. Imagine litigation. That is, you will have to litigate in 26 countries unless the case gone to European Court of Justice. You will have to go to local authorities and fight it out. So if you are export, zero country, since you are exporting from an intra-community country, you get VAT input of all other countries from where you make purchases. This is where you young lawyers have to understand
You have to tell your client to do this, okay, you should plan business like this. This is where the money is. They refund, return, appeal, it is all useless stuff. It's not happening. Younger crowd should not go into this. There are exemptions. Healthcare, education, financial services are exempt generally. Generally. So if you export these services, these are exempt. हमारे यहाँ जो exempt है आपको पूरा रिफंड मिलता है. By of IGST, where they say including exempt, exports are zero rated. वहाँ नहीं है. वहाँ input recovery पे restrictions हैं. There are many notifications. Certain countries have notifications, but there is no VAT directive from EU. Okay, you can do this, you cannot do this. OSS. Mr. Hoja explained it very well. Now, OSS is basically one-stop shop for e-commerce. अब आपके e-commerce क्या है? You go through this section 95. 95. I've read it 100 times to give opinions. I'm still confused. वो इतने घटिया नोटिफिकेशन उसके साथ लगाए हुए हैं कि you cannot read notification reconcile with 95. That is where there are so many judgments up, including high courts. वो 4.5 लैंग्वेज सेक्शन हाई कोर्ट को समझ नहीं आए. I can tell you no lawyer in Delhi can make me clear on e-commerce taxation in the country. You have so many articles, you have so many seminars. But if you ask any author, any speaker one question, he'll fumble. But there, it's not there. Okay, bhai, aapka, ab this scheme is applicable where? Up to 10,000 or more than 10,000. Only B2C. B2C. क्या आप e-commerce कर लो. इनके साथ एक और स्पीच इनकी स्कीम है, import export. If you are within intra community, you are exporting goods up to pound 150 or whatever the currency is, then you don't have to take a number in every state. Pay the tax of the exporting country, matter closed. Only B2C. Now they have clarified this 150 excludes freight. That is, if you are exporting for, you are getting 160 and you say my freight was 12 rupees, 12 pound, you are within the scheme of 150. And you may be surprised, the recent data shows 92% of consumer sales are under this scheme in GPU. 92% sale, which is huge. लोग फोन करते हैं, मंगा लेते हैं. हमको भी सोचती यार ऑस्ट्रेलिया में मैं गया, वो मेरे दोस्त की लड़कियां, बेटा कहां से मंगाया? अंकल हमने फ्रांस से माल मंगाया है. हमारे तो फ्रांस से माल आया तो गुड़गांव में तुम्हारे जूते किसवा देंगे, देंगे ही नहीं माल आपको, इंपोर्टेड माल देंगे ही नहीं आपको. ये लाओ, वो करो, पैन लाओ, ये फोटो खिंचाओ, ये करो, वो करो. But there the schemes are very simple. So $10,000, there are two schemes. Union schemes, non-union schemes. 150 is part of non-union scheme. If export whatever you want to do, keep this. And just come, pay tax and get done. Only B2C. If you see this mobile phones controversy in the country, which we will discuss in my ITC presentation, the main controversy is this. Apple made distributors, let us say Flipkart, you will make sale to B2C. उन्होंने 1000 कस्टमर की फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके बिजनेस का फोन भेज दिया. कहते जी आपका कॉन्ट्रैक्ट तो B2C था, B2B कैसे हुआ? अब जब 1000 फेक आइडेंटिटी से 1000 फोन मिस्टर वर्मा के पास आ गए, नंबर 2 में भेज दिए मैंने. But there these schemes are there. So if you violate, there are heavy penalties there in B2C cases. I'll just take 5 minutes more and finish it off. Then there is, in European VAT, there is a scheme called VIDA, VAT in Digital Age, introducing digital reporting, e-invoicing and platform responsibilities.
What I'm discussing is there is a theory of deemed supplier in European law. We too have, but not in the sense in which it discussed in European law. That is, if you are running a platform for these kind of services, let us say Uber taxi service, or any mobile app, or any car repair app, और जो हमारे यहाँ कुछ CS चलाते हैं, ऑनलाइन ऐप फॉर कंसल्टेशन, मिस्टर भाटिया, डू यू नो इट? हाँ, आप 500 रुपए तो आपको एडवाइस देंगे और आपके दोस्त करते हैं. I met one of these girls in one of the flights. She didn't know who I am. I discussed GST with her just last month. She knew nothing about GST. So they trap you with 500 rupees, make your cases horrible, and they say, okay, now come, we'll solve it out. And those girls will work in senior lawyer's office in Ahmedabad. I spoke to the senior advocate also out of ego. Yeah, but how do you promote these kind of things? So, jokes apart, so when we say the platform responsibility in European Union, there's a theory of deemed supplier. Once Uber taxis go through Sushil Verma's platform, whether he pays tax or not, I become a deemed supplier. I must pay. इंडिया में ये लॉ इतना क्लियर नहीं है, झगड़े हो सकते हैं. There is nothing they incorporate in the law. I'll tell you only important parts. Return is single quarterly return. Don't bother about anything else. Freight. I can tell you, most of you do GST. You cannot explain how freight is treated in GST even now. I can bet anybody sitting here. पढ़ा हमने सबने सेक्शन 15. बिल पे है या बिल पे नहीं है. There they treat freight as a principal or ancillary supply. हमारा 15 में inclusion में. There's a difference making it principal ancillary supply and including. European Supreme Court had defined that these are two different terms. मैंने अभी किसी केस में ओपिनियन दी थी तो somebody laughed at me. He is also professor. कहता है वर्मा जी ये कौन सी ओपिनियन हुई? एक बंदे ने माल इकट्ठा किया 5%, 12%, 18%, 28%. उसे अपना फ्रेट लगा दिया 5% जो भी मिनिमम वेट था. तो once you are buying mixed supplies, freight has to be according to rate. The freight will be carried as per rates. So there they have introduced the concept of mixed supplies. जो फ्रेट आपने चार्ज किया, आपको उन सबकी वैल्यू लिखनी है उसके ऊपर कि जी 17% की 40% थी, 5% की 20% थी, वो इनवाइस आपके साथ जाएगा. सो जहां जहां से वो माल खरीदा आपने, पहले तो टैक्स वहां का लगाना है आपको, और फिर फ्रेट, उतना ही फ्रेट वहां ट्रांसफर हो जाएगा. सो दे हैव ए कंसेप्ट ऑफ फ्रेट, कार्टेज एटसेट्रा बीइंग प्रिंसिपल एंसिलरी सप्लाई to be a part of your taxable value. ट्रांसपोर्टर्स बहुत बड़ा धंधा है. 27 कंट्री में मूवमेंट होता है और उनके ट्रक तो हमारे से 10 गुना बड़े होते हैं. दे आर वेरी क्लियर, डेस्टिनेशन बेस्ड. अनलेस यू आर कवर्ड इन सम एक्सेप्शंस, जहां आपका ट्रक जाना है वहां का आपको जो जीएसटी रेट है फेट पे वो लगाना है. That money goes there or reverse charge or whatever happens. B2B generally in Europe are reverse charge. B2B transaction generally are reverse charge. So this freight also becomes extremely important. And imagine the clarity. So if OSS sell say 150 pounds or dollars, they have said that freight excluded. कोई dispute नहीं है वहां. आप क्या ना बोला नहीं सर आप तो 150 60 है, आप तो ऊपर हो गए. मैं बोलूंगा मेरा 15 रुपया फ्रेट है. कहते नहीं हम नहीं मानते. झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वी डोंट हैव टाइम, कम नेक्स्ट टाइम. बट दे हैव मेड क्लियर कि दीज थिंग्स आर एक्सक्लूडेड.
e-commerce logistics and one-stop distribution. When an e-commerce merchant charges a consumer for shipping as a part of cross-border product, the shipping is treated as ancillary fee of the goods. वही टैक्स लगेगा जो गुड्स का था. So once you make something as ancillary to the main transaction, tax rate will follow. Same way. So this is there also in GST law, European VAT, they have made it very clear. अब अगर आप इसको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, वैल्यूएशन, वी हैव सेक्शन 15. Section 15, 1, 2, 3, 4, and now 5. There are 5 subsections, all operate in different directions, all are independent. Some sections are not even subject to section 15.1. There also they say it's a transaction value. But there the related party transactions बहुत ज्यादा हैं यूरोप में. एक कंपनी की 27 कंपनी में ब्रांचेस हो सकती हैं. Transaction can take place. Here you are working within India. वहां वो सीधा है कि जी अगर आपका ये है तो हमने कोई झगड़ा नहीं करना आपसे. ओपन मार्केट वैल्यू, वहां जो कस्टम में आपकी प्राइस लिस्ट जाती है वो वो कस्टम में वो गिनते हैं. हमारे यहां भी यही गिनते हैं, कहते हैं उसके हिसाब से टैक्स दे रहा, अब आपका हमारा कोई झगड़ा नहीं है. एंड इनपुट इज डिनाइड इफ यू आर कॉट undervaluing or overpricing your product, then whatever benefits you have in European VAT are gone. There is no section like section 16 or section 17, 18, 19, 20, 21, 22, लगे रहो आप सारी उम्र. Right? They have very simple things. कि valuation में everything is included. There also they follow the principle of all that a supplier does before goods are delivered is a part of transaction value. Barter exchange, they are very clear. Whatever you have exchanged, the final price of product, pay tax. हमारे यहाँ तो इसमें भी झगड़ा है. I can create a lot of disputes on this barter system. Barter is included in the scope of supply in section 7. Section 51 says transactions only for money. And if you barter, then the fair market value of the new product you sell. Fair market value is what? Rule 26 to Rule 38. There is no fixed, what is fair market value? तो आई नो नरेंद्र हो जाए स्टेट बैंक का वर्मा जी का केस है, चल यार 4 रुपए लगा दे यार, चांद छोड़ा है. चंद्रेश का केस है, अच्छा सीए का 50 रुपए. So there are no such things in European VAT law. They are very clear कि जो fair market value declared है, आपको उस पर टैक्स देना है जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की थी. Because they have systems, they can make out very quickly कि आपने क्या किया इसमें. Then there is a concept called deemed supplies. हमारे यहाँ भी है. So if you are using the goods for personal services, you will not get ITC. There also they call this deemed supplies. That's a proper word rather than what we have used in 17.2. If you are taking out the goods for you, you are the consumer, you pay the tax. This is the law they have written. Deemed supplies you are made to yourself, no input tax credit. The goods you have purchased, you suffer tax because you are the consumer. Consumption based tax, so no input tax credits. So this is in general the legal ramifications, initial ramifications. Last concept, this is called missing intra-community trader. आप इमेजिन आपका एक दिल्ली में बोगस डीलर है, आप उसको नहीं पकड़ पाते. What happens in Europe is a far bigger scale, बहुत बड़ा स्केल है वो. मोबाइल फोन, chips, liquor, tobacco, laptops. They account for more than 75% of the tax frauds in Europe. अब चिप्स हैं, आपकी एक चिप 10 लाख रुपए की हो सकती है, आप जेब में डाल के ले गए. तो what is this missing intra-community trader? Let us say I am in France. Chandresh is also France.
But since he has an office in Khari Babli, he knows the nitty-gritties of Bogle sales. मैंने चंद्रेश से माल खरीदा 1 लाख पाउंड का, टैक्स दिया, उसको मैंने राहुल कक्कर को बेच दिया। गुड़गांव में बड़ी चोरी होती है, राहुल कक्कर को बेच दिया। राहुल कक्कर ने ही क्रिएटेड ए प्लेटफॉर्म फॉर सर्कुलर ट्रेडिंग। घुमा 8-10 बंदों में 8-10 कंट्री में घुमा के वो वापस चंद्रेश के पास आ गए। नहीं, यू आर एक्सपर्ट इन दिस यार, क्या बात करते हो आप? तुम्हारे से बड़ा एक्सपर्ट तुम्हारे बारे में है ही नहीं। मैंने एक्सपर्ट बोला, सर्कुलर ट्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं बोला। Otherwise, you call me a member of core committee if you're not the expert in the GST. So what happens? अब इंडिया में क्या है, आपके इंडियन स्टेट्स का है, वहां 8-10 कंट्री के अंदर इट इज कॉल्ड कोरिजुअल फ्रॉड्स। At every core of the step you do frauds. अब अगर एक बंदा फ्रांस में था, उसने हंगरी को बेचा, पोलैंड को बेचा, सारे अपने बंदे हैं। अब वो पता चला कि इसने टैक्स ही नहीं दिया, रिफंड मांगने आ गए जी। तो सो इमेजिन नाउ देयर आर 2 concepts in Europe. One is called a broker company. One is called the main organization. तो जितनी जो सर्कुलर ट्रेडर्स है, दे आर कॉल्ड ब्रोकर कंपनीज। और जो बड़ी कंपनी लेटेस्ट से मिस्टर वर्मा है, अब उसने क्या किया, उसने एक ट्रांजैक्शन करवाई थी ओरिजिनल चंद्रेश गुप्ता से, बाकी 20 की 20 बोगस है। माल बेचा, टैक्स लिया, रिटर्न फाइल नहीं की, भाग गए। अब जिसको माल बेचा वो इनपुट क्लेम करते, कहते किससे लिया थी, चंद्रेश गुप्ता। कहते वो तो बंदा ही नहीं है। So they call it missing intra-community trader. So if this concept goes into 10 countries, and in 11th country, Mr. Verma comes as a main organization, imagine the profit I have. So I have claimed all input of all 11 transactions, billion. And what is my expense? The commission I have paid to the 7-8 trade broker. This is called, in effect, circular trading. That is why when we say in India, notwithstanding this could be GST neutral, it is not. अब एक तो ये तो सिर्फ GST का फ्रॉड है। अगर मेरे को आपको पकड़ना है हंगरी में जाकर, तो वहां कानून होना चाहिए कि आई कैन बी कॉट फॉर दिस। यू कांट हैव ए फ्रांस पुलिस अरेस्टिंग मी, आई एम ऑफ अदर कंट्री। सो दिस GST commonality, European VAT commonality exists only for VAT laws, not for the collateral laws, criminal laws, deficiency laws, or whatever they have. So they find it very difficult to trace this kind of frauds. In our country, it is safer to catch if they want to catch. Because BNSS is one, IPC was one, not there. So अगर 12 कंट्री में जो कोरोजल फ्रॉड हुए हैं, तो 12 कंट्री के क्रिमिनल्स को आपको पकड़ना है और हर टैक्स अथॉरिटी को पकड़ना है, तो इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल. सो इज द केस हियर. वंस यू आर DGI, in fact we are doing a case, DGI does a frame of 10 states. जैसे 10 स्टेट की चोर पार्टियों का मिस्टर वर्मा क्लाइंट ने माल खरीदा है, so I'll call them, summon them. समन करने में लिमिटेशन निकल जाएगी, कोई आएगा ही नहीं, तो व्हाट विल सुप्रीम कोर्ट डू? बिग क्वेश्चन मार्क. कि you have failed to prove any evidence, like in PMLA cases, PCI cases, why people are not convicted? There is no evidence. So is the case when you deal this kind of missing traders in Indian GST system. Once you come into legal business, this we will discuss today when we do ITC, what should be our litigation strategy. So keep this background in mind, and thank you so much.